हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जैव विविधता। इससे पहले मैंने इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे वो वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। फ्रेंड्स चलिए आज चलते हैं जैव विविधता। सबसे पहले पढ़ देख ले कि जैव विविधता में आखिर हम लोग को टॉपिक कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले देखिए जैव विविधता क्या है, इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जैव विविधता का शब्द जो है, उसका इंग्लिश शब्द किसने दिया था उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके स्तर के बारे में जानेंगे, कौन कौन से स्तर है जैव विविधता में, उसके बारे में जानेंगे। फिर जैव विविधता को मापने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मापने के लिए कितने स्तर में डिवाइड किया गया है, इस चीज के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और जैव विविधता दशक कब से कब तक रहा, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जैव विविधता की शर्तें के बारे में जानेंगे। और फिर जैव विविधता का क्षेत्र, मतलब कौन कौन से क्षेत्र जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, इसके बारे में हम लोग फ्रेंड्स जानेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद जैव विविधता के हॉटस्पॉट के बारे में जानेंगे। फिर भारत में जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे फ्रेंड्स। फिर जैव विविधता के लिए संकट क्या क्या है, उस चीज के बारे में जानेंगे। फिर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जानेंगे। जैव विविधता से होने वाला उपयोग, क्या क्या उपयोग होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर एक लास्ट होता है IUCN के रिपोर्ट के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, उसके बारे में, हर एक चीज के बारे में फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। आपको यकीन दिलाते हैं, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी बुक उठा के देखोगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे, बुक को अगर पढ़ोगे, तो आई होप कि आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बुक, नीचे में लिखा गया है, देख लीजिएगा, एक थंबनेल पे लगा हुआ है, लुसेंट, क्रॉन, घटना चक्र, तीनों का मिक्स ये वीडियो बनने वाला है फ्रेंड्स। तीनों ही बुक का मिक्स ये टॉपिक से वीडियो लाया गया है फ्रेंड्स। इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स आज के नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता, इंग्लिश में इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी वो होता है कि हम लोग इकोसिस्टम पहले पढ़े हुए थे, तो समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी वो है जो इकोसिस्टम जो हम लोग का है, इकोसिस्टम जो है उसके अंतर्गत जो जीवित प्राणी कहने का मतलब सजीव प्राणी जिसको कहते हैं, कहने का मतलब क्या, उसमें वनस्पति भी आ जाता है, जैसे कह सकते हैं पादप भी आ जाता है और जंतु भी आ जाता है। जो जीवित प्राणी की जो विविधता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दिया, जैव विविधता आप अगर देख सकते हैं, इंसान में ले लीजिए जैव विविधता। देखिए अगर आप पंजाब से उठाओगे तो पंजाब का आदमी क्या होता है, हट्ठा कट्ठा होता है, एकदम पूरा लंबा चौड़ा होता है। वहीं पे साउथ मतलब नीचे वाले बिहार, दक्षिणी बिहार से, दक्षिणी इंडिया से आप आदमी को उठाओगे तो वहाँ का आदमी काला कलूटा, मतलब छोटा नाटा काटा रहता है। तो आदमी दोनों तो आदमी सेम ही है, लेकिन उसमें विविधता पाई गई। में पंजाब का जो क्षेत्र था उसमें आदमियों की विविधता अलग है, वहीं पे साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है उसमें आदमियों की विविधता अलग है। इसीलिए जैव विविधता को अगर सिंपल वे में डिफाइन किया जाए तो क्या कहिएगा, किसी परिस्थितिकी तंत्र में सजीव प्राणियों की जो विविधता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है फ्रेंड्स। अब एक टॉपिक बन के आता है शब्द। याद रखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शब्द जो था, सर्वप्रथम जो शब्द था, इसको इंग्लिश में जो वर्ड दिया गया था, इसका नाम था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद रखिएगा, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पहले सबसे पहला वर्ड बन के आया था, इसका नाम रखा गया था। इसका नाम रखा था रायमंड F दासमैन ने रखा था। याद रखिएगा, इसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का नामकरण जो किया गया था रायमंड F दासमैन किया था, जो कि उसके एक पुस्तक लिखा था 1968 ईस्वी में, एक पुस्तक लिखा था उसने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री। उसका एक पुस्तक का नाम था डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इसी में इसने जैव विविधता को क्या लिखा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, WG रोसेन आया, जिसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का नाम कन्वर्ट करके, मतलब चेंज करके उसको बायोडाइवर्सिटी नाम दिया गया। हम लोग इसी को याद रखते हैं। पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा WG रोसेन ने दिया था। याद रखिएगा कौन कौन फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, WG रोसेन ने दिया था, बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं तो जैव विविधता की स्तर की, जैव विविधता के स्तर तीन प्रकार के होते हैं।
स्तर अगर पूछा जाए जैव विविधता का तीन कौन कौन सा, एक आनुवांशिकी स्तर होता है, दूसरा जातीय स्तर होता है, तीसरा परितंत्र या परिस्थितिकी तंत्र, तीन गो स्तर होता है जैव विविधता का फ्रेंड्स। अगर आनुवांशिकी की बात करें तो इसका आधार जीन्स होता है। जैव विविधता में आनुवांशिकी का जो स्तर होता है उसका आधार जीन होता है। फिर उसके बाद जाति की बात करें तो जाति की जो आधार होती है विभिन्न जातियों के बीच विविधता, जाति के आधार मतलब विभिन्न जातियों की क्या होती है, विविधता होती है। और परितंत्र की बात करते हैं एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाली विविधता, मतलब एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता जो है। फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। स्तर को तीन टाइप में डिवाइड किया, कौन कौन, एक अनुवांशिकी कहने का मतलब उसका जो जीन होता है, किसी का जीन मतलब हर एक में जीन मतलब कोई भी जंतु है उसका जीन जो है, इसमें भी जीन वही होगा, उसमें भी जीन वही होगा, मतलब ये जो जीन की जो विविधता होती है जीन सब में सेम होगा, मतलब जीन का चेंजिंग नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं अनुवांशिकी मतलब स्तर का विविधता कहा जाता है। जातीय स्तर में तो जस्ट जातीय स्तर का एक एग्जांपल बता दिए कि जो जाति का है उसी जाति का जो अलग अलग विविधता जो पाई जाती है उसको हम जाति स्तरीय विविधता। परितंत्र वाला एक ही क्षेत्र में बहुत सारे जाति की जो विविधता पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, परितंत्र स्तरीय विविधता कहा जाता है। फिर मापन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैव विविधता को तीन तरीके से मापा जाता है, एक अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा विविधता में अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आवास, मतलब अल्फा बीटा में जो भी स्थानीय स्तर का सामुदायिक आवास है, ये समुदाय कह सकते हैं या उसको आवास कह सकते हैं, तो उसका जो मापन किया जाता है वो अल्फा विविधता में। क्वेश्चन पूछा भी गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है ये चीज कि सामुदायिक स्तर पे जो मापन किया जाता है जैव विविधता का, तो उसको हम कौन से मापन में रखा जाता है, तो याद रखिए अल्फा विविधता के अंतर्गत उसको रखा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो बीटा विविधता का। बीटा विविधता में क्या होता है, स्थानीय स्तर का और क्षेत्रीय स्तर का के बीच का जो अनुपात होता है उसको हम बीटा विविधता में रखा जाता है, बीटा विविधता में रखा जाता है। क्या चीज, फिर से सुनिए, स्थानीय स्तर और क्षेत्र के दोनों के बीच के अनुपात जो होता है उसको हम बीटा विविधता में रखा जाता है। फिर गामा विविधता की बात करते हैं तो जितने भी लैंड से, मतलब कह सकते हैं इसको लैंडस्केप, जिसको कह सकते हैं भूदृश्य के संपूर्ण विविधता को हम किसके द्वारा मापन करते हैं, गामा विविधता के द्वारा मापन करते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मापन जैव विविधता का मापन तीन तरीके से किया जाता है, एक अल्फा विविधता, बीटा और एक गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में किसको रखा जाता है, स्थानीय समुदाय का जो मापन किया जाता है। फिर बीटा में किसको रखते हैं, स्थानीय और क्षेत्रीय समुदाय के अनुपात को। और गामा में किसको रखते हैं, पूरे के पूरे भूदृश्य को का विविधता को मापन किया जाता है, उसको गामा में रखा जाता है। कोई दिक्कत समझने में फ्रेंड्स? नहीं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, जैव विविधता के बारे में समझा, फिर उसके शब्द के बारे में समझे, शब्द कौन दिए थे, फर्स्ट बार शब्द कौन दिया था, फिर उसका शब्द मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बायोडाइवर्सिटी कैसे कौन किसने शब्द दिया था, फिर उसके स्तर के बारे में पढ़े थे, फिर उसके बाद मापन के बारे में पढ़े थे, मापन के बारे में पढ़े। फिर अब बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैव विविधता का एक टॉपिक बना है यहाँ पे, दिवस और दशक। दिवस और दशक, जैव विविधता के बारे में दिवस, 2 दिवस इसको मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, यूएनओ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये तो नहीं, नो डाउट है, सबको याद भी होगा, अधिकतर को याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कथित तौर पे कहा जाता है कि 29 दिसंबर 1993 ईस्वी को जब जैव विविधता अधिसमय पारित हुआ, उस समय से 29 दिसंबर को बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए दोनों डेट को याद रखिएगा, एक 22 मई यूएनओ के द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि 29 दिसंबर को भी जैव विविधता दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं दशक की, बात करते हैं तो दशक में फ्रेंड्स जो यूएनओ के द्वारा जो दशक जारी किया गया था वो 2011 से 2020 के बीच में जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाता है। कब से कब तक बोला, 2011 से 2020 तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक कहा गया इसको, 2011 से 2020 तक। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि जैव विविधता दशक बताइए कहां से कहां तक, तो याद रखिएगा 2011 से 2020 तक। फिर उसके बाद बात करते हैं तो जैव विविधता के लिए शर्तें होती है। जैव विविधता अगर कहीं भी पाया जाता है तो जैव विविधता के लिए शर्तें क्या क्या होती है, 2 शर्तें होती है।
या तो वहां पे अत्यधिक वर्षा होना चाहिए और या तो वहां पे क्या होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए, अत्यधिक वर्षा भी और अत्यधिक तापमान भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा शर्तें कौन कौन है जैव विविधता होने के लिए, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान। फिर उसके बाद बात करते हैं क्षेत्र की बात करते हैं। अब जैव विविधता की शर्तें हैं तो क्षेत्र भी तो होगा। तो हम लोग ये देखिए, ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है फ्रेंड्स, और बीचों बीच ये क्या जा रहा है, विषुवतीय रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। इस पे क्या होता है, 0 डिग्री, इक्वेटर को 0 डिग्री संबोधित किया जाता है। आप ऊपर जाइएगा नॉर्थ की ओर, मतलब उत्तर की ओर जाइएगा तो 23.5, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। नीचे आइएगा 23.5, मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो विविधता होती है, इसी के अंदर जैव विविधता पाया जाता है, बहुत ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। और मोस्टली अगर बोला जाए तो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ में जैव विविधता की बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए इसको हम अनुकूल बायोम के नाम से भी जाना जाता है। अनुकूलता बायोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या चीज, फिर से देखिए फ्रेंड्स, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है, अनुकूलता बायोम के नाम से। मतलब क्या है अनुकूलता बायोम, सबसे पहले समझने की बात कोशिश कीजिएगा। अनुकूलता बायोम में क्या होता है, वर्ष भर यहाँ पे भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है, इसीलिए इसको अनुकूलता बायोम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अनुकूलता बायोम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप ये बताओ अनुकूलता बायोम जो है कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में है। तो याद रखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में अनुकूलता बायोम पाया जाता है। फ्रेंड्स यहीं से एक नोट करके एक नोट बनाया है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो उष्णकटिबंध वर्षा वन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इस चीज को। अब फ्रेंड्स चलिए चलते हैं किसकी ओर, जैव विविधता हॉट स्पॉट की। सबसे पहले हम समझते हैं कि हॉट स्पॉट होता क्या है। सबको समझ में आना चाहिए कि हॉट स्पॉट होता क्या है। फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप लोग अगर इसको अच्छे से एक बार देख लोगे, अच्छे से एक बार सुन लोगे, उसके बाद कोई भी बुक आप लोग पढ़ोगे, आई होप कि आपको 100% पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट। अब सबसे पहले हॉट स्पॉट समझने की बात करते हैं। फ्रेंड्स जहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब जैव विविधता जहां पे बहुत अधिकता होती है, जिस क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है उसी को हम हॉट स्पॉट कहा जाता है। जैसे नॉर्मल कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास जैव विविधता बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कुछ कुछ एरिया, मतलब सभी एरिया का जो नाम होगा उसको हॉट स्पॉट की संज्ञा में दे दिया गया। इंडिया में भी हॉट स्पॉट है, मतलब बहुत सारा जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि हॉट स्पॉट, अगर इसको सिंपल वे में डिफाइन किया जाए हॉट स्पॉट को, तो क्या कहिएगा, जैव विविधता वाला विशेष केंद्र, जो जैव विविधता वाला विशेष केंद्र को ही हम क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। फ्रेंड्स एक शब्द बन के आता है कि जैव, ये हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने के द्वारा हॉट स्पॉट शब्द दिया गया था। पूछा जाएगा हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 ईस्वी में ये हॉट स्पॉट का शब्द दिया गया था। फ्रेंड्स ये हॉट स्पॉट की जो सूची जारी होती है, वो सूची जारी करता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जारी करता है। पूछा गया है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हॉट स्पॉट का सूची जारी कौन करता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जारी करता है। और किस आधार पे जारी करता है, ये 2011 के IAS एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हॉट स्पॉट के लिए जो आधार है, 3 आधार है। हॉट स्पॉट के लिए सिर्फ 3 ही आधार है। जाति बहुतायता, फिर से सुनिएगा, जाति बहुतायता, एक है स्थानीयता, तीसरा है आशंका बोध। फिर से सुनिएगा, 3 आधार कौन कौन, जाति बहुतायता, स्थानीयता, आशंका बोध।
ये 3 आधार है हॉटस्पॉट, कहीं किसी भी एरिया के हॉटस्पॉट को जारी करने का 3 आधार है। अगर आपसे बात करें कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, अभी तक पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट की संख्या टोटल 36 है। 36 पूरे हॉटस्पॉट हैं, जो कि 4 अपने भारत में है। इंडिया में 4 हॉटस्पॉट है, और उसको आगे में फ्रेंड्स जानेंगे कि 4 कौन कौन से हॉटस्पॉट है। अभी बस इतना जानिए, पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है और भारत के अंदर 4 हॉटस्पॉट है। फिर उसके बाद बात करते हैं अब अपन लोग किस में चले आएंगे, इंडिया में चले आएंगे। इंडिया में जैव विविधता का क्षेत्र कौन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स बात करते हैं इंडिया के अंदर जैव विविधता। इंडिया के अंदर जैव विविधता फ्रेंड्स बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जैव विविधता वाला क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। जैव विविधता वाले क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया। एक तो हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र, दूसरा समुद्री जैव विविधता, तीसरा एक जैव भौगोलिक क्षेत्र। तीनों चीज याद रखिए। पहला बांटे किसमें, हॉटस्पॉट क्षेत्र में बांटे, फिर समुद्री जैव विविधता में बांटे, फिर जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटे। अगर पूछा जाएगा कि हॉटस्पॉट, अभी जस्ट हम लोग जाने कि भारत के अंदर हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 4 है। तो उस 4 हॉटस्पॉट कौन कौन सा है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, दूसरा भारतीय बर्मा क्षेत्र है, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको हम लोग सुंडा लैंड भी कहा जाता है, चौथा पश्चिमी घाटी क्षेत्र है। पूछा जाएगा फ्रेंड्स 4 हॉटस्पॉट कौन है भारत के अंदर, तो याद रखिएगा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, भारत वर्मा क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि सुंडा लैंड का हिस्सा है, और पश्चिमी घाटी। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो जैव विविधता पाया जाता है वो पश्चिमी घाटी में पाया जाता है। बहुतों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो वो पश्चिमी घाटी में जैव विविधता पाया जाता है। और किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो एक पार्टिकुलर क्षेत्र को भी बताया गया है कि वो एक शांत घाटी नाम का वहां पे एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर और चौड़ाई 7 किलोमीटर है। याद रखिएगा, शांत घाटी का जो लंबाई है 12 किलोमीटर और चौड़ाई 7 किलोमीटर है, जो कि कहाँ, शांत घाटी स्थित कहाँ है, पलक्कड़ जिला में, जो कि केरल का एक जिला है, पलक्कड़ जिला। पूछा जाएगा शांत घाटी स्थित कहाँ है, किस जिले में स्थित है, पलक्कड़ जिले में स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, और इसको 1984 ईस्वी में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बात करते हैं तो समुद्री जैव विविधता आता है। फिर उसके बाद जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाया गया है। जैव विविधता के लिए कितने भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाया गया है, 10 भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाया गया है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, पहला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, दूसरा क्षेत्र है हिमालय, तीसरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, चौथा आर्द्र शुष्क क्षेत्र है, पांचवा पश्चिमी घाटी है, छठा दक्कन प्रायद्वीप है, सातवां गंगा का मैदान है, आठवां तटीय क्षेत्र है, नौवां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, 10वां द्वीप समूह है। ये 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं जो कि जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। जैव विविधता यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, आर्द्र शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्वीप समूह। यहाँ पे जो है जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जैव विविधता के लिए संकट, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता के लिए संकट आखिर क्या क्या चीज है। एक इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है फ्रेंड्स, जो कि आपके माइंड में एक तरफ से सेट होते जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ, पहला, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जैव विविधता के संकट सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पूछा जाएगा संकट किसमें है, जो प्राकृतिक आवास है उसका नष्ट होना, ये जैव विविधता का सबसे बड़ा संकट है। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से टेम्परेचर देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, ये भी एक क्या है, जैव विविधता का संकट का कारण है। फिर विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जो विदेशी प्रजाति मतलब दूसरे जगह से यहाँ पे आके उसको बसाया जा रहा है, दूसरे जगह से दूसरे जाति को यहाँ पे आके बसाया जा रहा है, दूसरे जीव को, दूसरे पादप को यहाँ पे आके जो बसाया जा रहा है, इसके वजह से क्या हुआ, जैव विविधता पे संकट बनी हुई है। फिर उसके बाद फिर चौथा, जातियों का विलोपन।
धीरे धीरे जिस तरीके से जाति का विलोपन होते जा रहा है, मतलब कह सकते हैं विलुप्त होते जा रहा है, कह सकते हैं हम लोग का नगरीकरण के वजह से, औद्योगिकरण के वजह से जातियों का क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। ये भी एक संकटग्रस्त स्थिति में है। अगर एक तरह से फिर से एक बार फ्रेंड्स अगर पूछा जाएगा जैव विविधता का संकट में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, प्राकृतिक आवास के जगह पे घर बनना, बिल्डिंग बनना, पेड़ पौधे को काट के वहाँ पे घर बनाना, तो ये सब जो है एक प्राकृतिक आवास क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसीलिए जैव विविधता इससे मतलब संकट स्थिति में इसको माना जाता है सबसे ज्यादा। दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा अगर पूछा जाएगा तो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। चौथा हो जाएगा जातियों का विलोपन। ये सब जैव विविधता का संकट में के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जैव विविधता के लिए कुछ ना कुछ संरक्षण किया गया। जैव विविधता के लिए संरक्षण अगर पूछा जाएगा तो महत्वपूर्ण रणनीति जो बनाता है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति बनाता है उसका नाम है जैव मंडल रिजर्व। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2013 में, ये पूछा गया है। आप जब घटना चक्र उल्टा के देखोगे ना तब इसमें नजर आएगा आपको कि ये पूछा गया है जैव विविधता का संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन बनाता है, तो आप लोग को जवाब देना है जैव मंडल रिजर्व बनाता है। पूछा जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन बनाता है, जैव मंडल रिजर्व बनाता है। जैव मंडल रिजर्व के द्वारा दो रणनीति बनाया जाता है, दो तरीके के रणनीति बनाए जाते हैं। पहला एक रणनीति बनाए जाते हैं इन सीटू, मतलब इन सीटू, और दूसरा एक्स सीटू रणनीति बनाते हैं। इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थानीय पद्धति और एक्स सीटू का मतलब होता है क्या चीज, बाह्य स्थानीय पद्धति। इन सीटू का मतलब क्या होगा, जो भी वनस्पति है, जो भी जंतु है, उसका जो मूल आवास है, मूल आवास मतलब यहाँ मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं, जो पहले से वहां पे उद्यान है उसी में संरक्षण प्रदान करना, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन सीटू कहा जाता है। तो इन सीटू के अंदर मूल आवास को ही, मूल आवास में ही संरक्षण प्रदान करना, उस वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, इन सीटू के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स सीटू के अंदर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जो कि वनस्पति और जीव को, कोई भी वनस्पति कोई भी जीव को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करना, स्थानांतरण मतलब इधर से उधर करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब एक जगह का जानवर दूसरे जगह का जाके रखना, मतलब उस जगह उसका संरक्षण केंद्र बनाना, उस जगह उसका संरक्षण, उसके संरक्षण के लिए बनाना, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्स सीटू कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग चिड़ियाघर गए हैं ना, चिड़ियाघर में क्या होता है, दूसरे जगह से जानवर लेके, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है तो वहां से क्या करते हैं, दूसरे जगह से जानवर उठा के उस चिड़ियाघर में पिंजरा के अंदर कैद करके रखते हैं, मतलब ये होता है एक्स सीटू के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग ने जाना जैव विविधता के बारे में जाना, फिर उसके शब्द थे क्या, कौन शब्द दिए, फिर उसके स्तर के बारे में जाने, फिर मापन के बारे में जाने, और फिर उसके बाद किसके बारे में, दिवस और दशक कौन कौन है उसके बारे में जाने, फिर शर्तें क्या क्या है और जैव विविधता का क्षेत्र कौन कौन सा है, और लास्ट इसमें टॉपिक था जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है, तुम हॉट स्पॉट क्या है, इस चीज के बारे में जाने जैव विविधता। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग अपने भारत में आ गए। भारत के अंदर जो जैव विविधता के क्षेत्र थे उसको 3 श्रेणी में बांटे। तो 3 श्रेणी में कौन कौन सा बांटे फ्रेंड्स, एक हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र था, एक समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र था, एक जैव भौगोलिक क्षेत्र था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा जैव विविधता के लिए संकट क्या क्या चीज है उसके बारे में जाना, क्योंकि फ्रेंड्स इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। जैव विविधता के लिए संकट ये पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता के लिए संकट मुख्य क्या है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक आवास का नष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण कारण है जैव विविधता के लिए संकट का। फिर उसके बाद जैव विविधता के संरक्षण के बारे में हम लोग जाने, तो 2 तरीके से संरक्षण, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू, 2 तरीके से संरक्षण जाने। फिर जैव विविधता का उपयोग अगर कह सकते हैं तो अभी देखिए जैव विविधता के द्वारा क्या क्या चीज उपयोग हो सकता है। अब जहां पे जैव विविधता रहेगी वहां पे क्या होगा, सबसे पहले मृदा का निर्माण तो होगा ही, मृदा का अपरदन कम होगा और बहुत सारी चीज वहां पे क्या होंगी, मतलब वो पर्यावरण को पूरे बचा के चलेंगे जहां पे जैव विविधता अधिक होगी। एक टॉपिक लास्ट वाला टॉपिक फ्रेंड्स हमने बनाया है IUCN।
IUCN के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करता है। IUCN का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये IUCN का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा IUCN। कौन कौन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। और ये रेड डाटा बुक के लिस्ट में किसको रखा जाता है? जो संकटग्रस्त जीव होते हैं ना, उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। मतलब ये यहाँ से धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे हैं, उसको इस रेड डाटा बुक में इसमें रखा जाता है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज बार बार पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि रेड डाटा बुक में किसको रखा जाता है, तो जो 50 साल से जो चीज बिल्कुल दिख नहीं रहा है, उसको हम रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। और जैव विविधता में तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा टॉपिक था, तो बोर्ड पे जितना आ गया उतना ही हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं। और आई होप कि आप कोई भी बुक पढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एक वीडियो बनाने में कम से कम नहीं लगता है, तो फ्रेंड्स उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ आपके सामने लेके आना, उसको बेहतर ढंग से डिज़ाइन करना, किस तरीके से आपके माइंड में जाए, उसको अच्छे से दिखाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। इसीलिए आई होप कि आप लोग मेरे मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बढ़ाइएगा फ्रेंड्स। और चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अगले बार फिर अगले वीक मिलते हैं, अगले संडे मिलते हैं इसी एक टॉपिक को लेके। अभी पर्यावरण ही चल रहा है, तो धीरे धीरे पर्यावरण में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उसको धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।